नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में 2 साल से 69,000 शिक्षकों की भर्ती अधर में लटकी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 31,277 सहायक अध्यापकों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। 16 अक्टूबर से इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जरा रुकिए, भर्ती की राह इतनी आसान कब से होने लगी? अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगाकर इस भर्ती को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती के आदेश में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है और अगर सरकार समाधान नहीं निकालती तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी। यूपी में वैसे भी परीक्षाओं, भर्तियों और नौकरियों के कोर्ट कचहरी में फंसने का पुराना रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल तो यह है कि भर्तियों में अगर यूं ही रोड़े आते रहे तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बच्चों को टीचर कैसे मिलेंगे? और सवाल तो उन अभ्यर्थियों पर भी खड़ा होता है जो नौकरी के आवेदन में ही गलती कर देते हैं और गलती को सुधारने के लिए भी प्रदर्शन करते हैं, जबकि टीचर बनने के बाद वो छात्र की एक गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। सवाल तो सत्ता से भी होगा कि क्या भर्तियों पर सवाल उठने की गुंजाइश का छूट जाना महज संयोग है या फिर निरंतर किए जाने वाला प्रयोग? सवाल विपक्ष से भी होगा कि भर्ती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विपक्ष के पास क्या प्लान है। कई सवाल और भी हैं जिन पर आज चर्चा होगी, लेकिन पहले आज एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में से 31,277 पदों पर भर्ती का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 31,277 पदों पर भर्ती करने के आदेश में नियमों का पालन नहीं हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो चल रही थी उसमें 67,867 बच्चों का चयन हुआ था। वह सूची सही से लागू नहीं हुई तथा दूसरी सूची 31,000 पदों पर बच्चों को कल नई सूची का ऐलान किया गया, जिसमें भी घोर अनियमितता बरती गई तथा पारदर्शिता कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। मामले में युवा और रोजगार का एंगल आते ही विपक्ष ने भी एंट्री मारी और सरकार को महज हेडलाइन मास्टर करार दे दिया। योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश जारी कर दिया, लेकिन कंप्लायंस कहां हुआ? भर्ती प्रक्रिया पहले से ही विवाद में और लोग चाहे आरक्षण को लेकर के हो चाहे अन्य चीजों को लेकर के हो कोर्ट चले गए, चूंकि पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। ये बताइए कि आप रोजगार असलियत में कितने दिए? संविदाओं को रोजगार मत मानिए। सत्ताधारी दल कहता है कि सरकार युवाओं के प्रति समर्पित है और विपक्ष युवाओं को बहका रहा है। नौजवानों को नौकरी देने के वादे के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज तक 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। कुछ लोग इसमें अवरोध उत्पन्न करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग और कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन नौकरियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष को बीजेपी की ये दलील नामंजूर है। विपक्षी दल योगी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर नाकाम करार देते हैं। आपने 31,000 कुछ लोगों की तो भर्ती कर ली, लेकिन बाद बाकी लोगों की नहीं की। अब उसके भी अगेंस्ट में चूंकि आपने न्याय नहीं कर पाया तो वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मतलब सारी भर्तियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अटकी रहती है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं कर पा रही है, बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ न्याय नहीं कर पा रही है। इसलिए इनकी सारी की सारी भर्तियां अधर में अटकी रहती है। सरकारी नौकरियों की भर्ती पर आए दिन पेंच फंसते रहते हैं, जिससे निपटने के लिए ठोस मैकेनिज्म की जरूरत है। फिलहाल नए मामले में हो रहे बवाल से भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अमित गंगवार जुड़ रहे हैं। अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली आने वाले वक्त में 31,000 के तो नाम भी, उससे ज्यादा के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अमित, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ उबैदुल्ला नासिर साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अशोक पांडे साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ अब से थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और मेरे सहयोगी निखिल भी इस वक्त विंडो में दिख रहे हैं, वो भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे। अमित, मुझे एक बात बताइए कि 31,000 से ज्यादा जिन लोगों को नियुक्ति पत्र देने जा रही है सरकार, वो ठीक है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी ये लगातार मांग है कि मूल चयन सूची जारी करें। सरकार अभी तक आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि आपने ये जो 31,000 की सूची बनाई है वो किस आधार पे बनाई है। इन्होंने ना तो पिछली बार इन्होंने रोल नंबर जारी किया था, इस चयन सूची में ना ही रोल नंबर है, ना ही उसका शैक्षिक गुणांक है, ना ही वर्ग है। आपने फिर से जिला आवंटन सूची जारी कर दी। लगातार हम लोग मूल चयन सूची की मांग कर रहे हैं, तो आप मूल चयन सूची उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे हैं? आपने इसमें
में भी आज हम अभ्यर्थियों की शिकायतें आ रही हैं लगातार कि 69 वाले के एक जगह जो है वो घर पे बैठा हुआ है, उसी जिले में चयन है, 68 वाला ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है वो नियुक्ति पा रहा है। तो कैसे चलेगा कि एक 69 गुणांक वाला व्यक्ति जो है वो घर पे बैठे और 68 वाला नौकरी करेगा? हमारे समानता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है लगातार। चलिए, हमारा ये मानना है जब तक आप मूल चयन सूची जारी ना करें, पहले बोलिए अमित, बात पूरी कर लीजिए आप। जी सर, मेरा मानना यह है कि आप सबसे पहले सरकार को 69,000 पदों की मूल चयन सूची शैक्षिक गुणांक तथा वर्ग वाइज जारी करें। उसके बाद फिर आप यह भर्ती आराम से कंप्लीट करिए, चाहे आप 2 पार्टों में करिए, 3 पार्टों में करिए, 4 पार्टों में करिए। हमारा ये मुद्दा एमआरसी को जो ऑर्डर लगा के इन्होंने हम लोग आरक्षण का जो हनन किया है, जो ओबीसी के एससी के छात्रों के साथ उनको आरक्षण नहीं दिया गया, आरक्षण का हनन किया गया है, ठीक, उसी की लड़ाई हमारी लगातार चल रही है एनसीबीसी से। वहां का ऑर्डर स्टे भी है, आयोग से स्टे भी है, इसके बावजूद भी ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूल चयन सूची तो जारी कीजिए। आपने आज तक मूल चयन सूची ही नहीं जारी करी है। बिना मूल चयन सूची के ही बेसिक शिक्षा विभाग क्या भर्ती कर लेगा? क्या आरक्षण का हनन करेगा हमारे? या ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हम करें। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह कब कह दिया कि आप मूल चयन सूची जारी मत करिए? आपका मूल चयन सूची जारी करने में क्या दिक्कत आ रही है? जब आयोग ने 5 प्रतिनिधि हमारे छात्रों को भेजा तो आपके पीएनपी के अधिकारी उनको मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। आप बिना मूल चयन सूची के क्या भर्ती करेंगे? अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप बताइए, आप क्यों मूल चयन सूची जारी नहीं कर रहे हैं? आप बताइए अशोक पांडे जी बताइए, बिना मूल चयन सूची के ही क्यों नहीं जारी कर रहे हैं और किस आधार पर यह भर्ती कर रहे हैं? बताइए। आपको बता दें कि जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार आई, हमने युवाओं को नौकरी के लिए हम कृत संकल्पित हैं। 4 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी, लेकिन जो आयोग थे, चयन बोर्ड थे, उसके ज़्यादातर अध्यक्ष जो पूर्ववर्ती सरकारों के थे उन ऊपर जांच हो रही थी या उन सूचियों पर अदालत में कोई चला गया था। और निश्चित तौर पे अभी योगी जी ने सारे विभागों के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और कहा था, आयोगों की भी बैठक बुलाई, कहा था कि तत्काल रिक्त पदों की सूची जारी करें और तत्काल इंटरव्यू करा के पारदर्शिता के आधार पर करें। ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, ये दुर्भाग्य है सर, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। भर्ती की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात मत करिए। यहाँ पे 69,000 शिक्षक मैं शुरू से कह रहा हूँ कि युवाओं के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सजग है। हम लोग उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की चाहते हैं कि मूल चयन सूची आप जारी करें। उत्तर प्रदेश में सुनिए, पहले उत्तर प्रदेश में पारदर्शिता के आधार पर 69,000 लोगों की भर्ती की बात थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक पारदर्शिता के आधार पर सूची जारी की गई है। ये दुर्भाग्यजनक है कि नौजवानों के जीविका आजीविका के साथ उत्तर प्रदेश विरोधी दलों के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके रिजिम के जितने चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं लगभग जेल जाने की स्थिति में है। नहीं, मुझे एक बात बताइए ना अशोक पांडे साहब, बात को गोल गोल ऐसे घुमाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मुद्दे पर क्यों नहीं मुद्दे पर क्यों नहीं आते आप? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मूल चयन सूची जारी ना करें? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपके आरक्षण के अधिकारों का आप हनन करें? हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का करते हैं कि मूल चयन सूची जारी करिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, आदेश का आप बिल्कुल मूल सूची। देखिए, पहले एक पारदर्शिता के आधार पे हुआ है और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं ये पारदर्शिता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ। आपने क्या पारदर्शिता इसमें की है? आप ये बताइए। शैक्षिक वर्ग आज तक की शैक्षिक गुणांक किसी का जारी नहीं किया है, ना उसका वर्ग बताया कि किस वर्ग पे है वो। आप बिना शैक्षिक गुणांक के आधार पर, बिना मूल चयन सूची जारी किए क्या आप ये भर्ती करेंगे? मेरा एक आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि नौजवानों की जीविका के साथ खिलवाड़ न करें। उत्तर प्रदेश में लगातार अमित एक मिनट रुक जाइए, मुझे बताइए ना अशोक पांडे साहब, मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। 2 सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास चला जाऊंगा, मेरे साथ और भी लोग हैं। मेरे 2 सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए। एक तो जो वो ये कह रहे हैं अमित गंगवार, वह मूल चयन सूची क्यों नहीं जारी करते, पहला, और दूसरा ये कि जिनको नियुक्ति पत्र आप देने जा रहे हो वो किस अधिकार पर, जल्दी से बता दीजिए सर। 2 सवाल का जवाब दे दीजिए।
देखिए मूल बात है, ये नियुक्ति पत्र हम पारदर्शिता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सर ऐसे हवा में आप कह देंगे तो नहीं कोई मान लेगा ना। दूसरी बात, आप कुछ भी बोलेंगे वो थोड़ी मान लिया जाएगा। रूल सुन लीजिए आप नहीं तो इसकी जांच कराइए। क्या जांच करा ले सर? आपसे पूछ रहा हूँ क्या आधार है, आप बता नहीं रहे। जा रहे हैं, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो करेंगे ना। अनुराग भदौरिया मुझे एक बात बताइए, अनुराग भदौरिया एक बात बताइए। अशोक पांडे साहब ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में जो चेयरमैन बनाए जा रहे थे तो भ्रष्ट टाइप के हुआ करते थे और वो जेल जाने की स्थिति में, हम तो बहुत पारदर्शिता के साथ कर रहे हैं और विपक्ष गुमराह कर रहा है। मुझे तो एक ही बात भारतीय जनता पार्टी से पूछनी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब से जो भी भर्ती हो रही, जितनी भर्तियां इन्होंने निकाली, या तो उसके एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम की डेट निकाली लेकिन समय पे एग्जाम नहीं लिए, एग्जाम ले लिए तो उनका रिजल्ट रुक गया और रिजल्ट आ गया तो कोर्ट में रुक गया। अब कोर्ट में रुक गया तो पता चला सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी लोग। अब वो सोचे इसके मतलब उनकी ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो आप बताओ, जो टीचर का भर्ती घोटाला हुआ था 5-5, 10-10 लाख रुपए में टीचर्स के यहाँ पे मार्क्स मिल रहे थे, आपने देखा था, एक एक घर के 5-5 लोगों का सिलेक्शन हो रहा था। ये उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी न्याय नहीं कर पा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है, जंगल राज चल रहा है, क्योंकि वहां कुछ पता ही नहीं किसी को। मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट के लोग जानते नहीं है कि कैसे भर्ती की जाती है, कैसे इसमें प्रक्रिया होती है, क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको जो सरकार है वो थोड़ी कंट्रोल से चलती है। इनके यहाँ सिर्फ एक ही चीज होती है, सुबह से लेकर शाम तक कैसे हम राजनीतिक द्वेष से अपने जो दूसरे दल के लोग हैं, समाजवादी पार्टी, उनके ऊपर कैसे एफआईआर करें, उनके ऊपर कैसे लाठियां चलाएं, इसमें 24 घंटे व्यस्त रहती है। ये रोजगार देने की नियत में है ही नहीं। रोजगार देने की नियत में होती तो अगर 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात है, आप 31,000 को किस बात के माने कैसा आपने फॉर्मूला तय कर दिया कि 31,000 कुछ लोगों को आपने अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात कर ली और उसके बाद तो दूसरे जो उनमें भी अभी आप कितना टेक्निकल प्रॉब्लम है, ओबीसी का जो सिस्टम चल रहा है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं बच्चे। इसके मतलब आप न्याय कहां करना चाहते हो? आप राजनीति करना चाहते हो। अगर आप रोजगार देना चाहते तो 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला था आप कर देते ना भर्ती, क्यों कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाता? क्योंकि आपकी नियत नहीं है, आप रोजगार देना नहीं चाहते। ये कह के आप नहीं बच सकते कि पिछली सरकार में ऐसा था। आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपने बोला था हम आएंगे 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, अब तो आप साल भर बचा आपकी सरकार को, क्या आपने 7,000 लोगों को भी रोजगार दे दिया? आपने बोला था हम आएंगे यहाँ पे 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे। इनकी सरकार में नौकरी एक दुकान थी। अगर आप ईमानदारी से पूर्ववर्ती सरकारों पे निगाह डालें तो किसी जिले में क्या कोई एजेंट होता था जो पैसा लेके नियुक्त करता था? ये मामला भी प्रकाश में आया है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में तो ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग है, नौकरी इंटरव्यू उद्योग है और करोड़ों करोड़ों लोगों ने कमाया है। हमारी सरकार जब पारदर्शिता के आधार पर नीतियां कर रही है तो इन्हें सभी चोर नजर आते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है, चोरों को सारे नजर आते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की है। चलिए ठीक है, ओके, एक एक करके उबैदुल्ला नासिर साहब अब आप बोलिए। उबैदुल्ला नासिर साहब आप बीच में बोल रहे थे, मैंने आपको रोका था, बोलिए आप। उबैदुल्ला नासिर बोलिए। जी देखिए एक पुरानी कहावत है, जैसी नियत वैसी बरकत। जी इनकी नियत ही नहीं है सही तरीके से काम करने की, ये ब्लेम गेम में इस्तेमाल करते। 4 साल हो गए इनकी हुकूमत के, अब भी ये यही रो रहा है कि पिछली सरकार। अरे भैया आपकी सरकार कब से शुरू हुई है? कोई टाइम लिमिट है आपकी? आपका तो एक टर्म खत्म होने वाला है और इतने बच्चों के साथ ज्यादती आप कर रहे हैं, रिजर्वेशन में इतनी बड़ी धांधलीगर्दी कर रहे हैं आप। ये बच्चे आपके सामने फैक्ट्स रख रहे हैं, आपसे मुंह सुचका की बात कर रहे हैं, वो सब आप नहीं बता रहे। आप डाइवर्जन में चले हुए हैं, आप फौरन दूसरी तरफ चले जाते हैं। पूर्ववर्ती सरकार, समाजवादी, कांग्रेस, दिस एंड दैट, आप सॉलिड बात नहीं करते हैं। दुनिया बातें सिर्फ आप समाजवादी बातें करते रहते हैं। सरकार में आप पूरी बात पोस्टिंग उद्योग नहीं था क्या? समाजवादी पार्टी की बात आप 4 की बात कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं? लगातार आप उद्योग बना दिया। आप लगातार इस बहस को लगातार दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप केवल ये बता दीजिए कि 31,270 की आपने लिस्ट जारी की है, आपने किस आधार पर जारी की है? जब पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे है, मेरे पास पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे है, 7 जुलाई से पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्टे दे रखा है। क्या आप इस संवैधानिक संस्था को नहीं मानते हैं क्या? आपने जब स्टे लगा हुआ है तो भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ाई? मेरे पास स्टे की कॉपी है। क्या आयोग ने आपको ये कोई भी ऐसा आदेश जारी किया है भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाए?
सुप्रीम कोर्ट के तो निर्देश पर ही आप हमने सुप्रीम किया कोर्ट है। के आदेश को मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पेशा वर्ग के आयोग के आदेश को नहीं मानते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट की अगर ऐसी संवैधानिक संस्था है, बल्कि आप आपका कोई नहीं महत्व तो मानते। नहीं है जिसके आर्डर को आप मानते नहीं हो। आप भाजपा की साहबाना सरकार पकड़ने अगर पेशा नहीं वर्ग माने। आयोग के आदेश को चलिए नहीं मानती अमित है, एक मिनट तो रुक जाइए आप। अमित एक मिनट रुक जाइए और मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा। अमित मैं आपके पास आऊंगा, अमित मैं आपके पास आऊंगा और एक एक पॉइंट आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अमित आपकी बात करना और आपकी बात रखना वो ज्यादा जरूरी। मैं आता हूं अमित आपके पास, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। मेरे सहयोगी निखिल भी लगातार बने लखनऊ से, जो पूरी इस खबर को अभी से नहीं, प्रदर्शन से लेकर धरना तक, लाठी से लेकर के जब पूरा बवाल हो रहा था तब से वो लगातार कई सालों से कवर कर रहे हैं। निखिल, अब क्या लगता है अंतिम समय में भी कोई पेच फंसेगा या भर्ती हो जाएगी? अंजित, मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अभी ये भर्ती हो पाएगी। 16 तारीख का जो सरकार का सपना है वो पूरा हो पाएगा। कल इसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। जो शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए थे उसमें ऑर्डर हो चुका है, वो रिजर्व है, तो कल इस पर फैसला आएगा। अगर कल शिक्षा मित्रों के फेवर में फैसला आता है तो एक बार फिर से चयन सूची बनेगी, क्योंकि इसमें पूरा जो कट ऑफ का मामला था 40-45 का, उसको लेकर विवाद था। सरकार अपनी मर्जी पर जो है इस कट ऑफ को जारी करना चाहती थी और जो शिक्षा मित्र थे इसके साथ बहुत सारे जो नए युवा थे वो ये चाहते थे कि 40-45 इस पर भर्ती शुरू की गई थी उस मेरिट को ही लागू किया जाए। तो जैसे ही कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, अगर वो 40-45 के फेवर में आता है तो सबसे पहले सरकार के सपनों पर पानी फिर जाएगा। फिर से आपको नई चयन सूची बनानी होगी, नई तारीखों का ऐलान करना होगा। बहुत लंबी एक्सरसाइज है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि पिछड़ा आयोग से इस पूरे मामले में स्टे है, तो ऐसे में जो पिछड़ा आयोग के जो तमाम लोग हैं वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। 16 तारीख अब बहुत दूर नहीं रह गई, तो कल का जो दिन है वो बेहद अहम माना जाएगा इस पूरे फैसले के लिए, कि निश्चित तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। तो अंजित, अभी बहुत मुश्किल है। रही बात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी यही हालात थे। तमाम नौकरियों पर लगातार बवाल हुए, नौकरियों में फोर्जरी की गई, बहुत सारे मामले खुले। भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती थी लेकिन वो भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। तो ये तर्क दे पाना कि हमारी सरकार में ज्यादा नौकरियां मिली थी, इनकी सरकार में नहीं मिली, ये बिल्कुल जो है ठीक नहीं है। दोनों ही सरकारों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दोनों जगह यही स्थिति रही। देश के युवा को, प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए, उसके अपने सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर ये पिछले कुछ सालों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खास करके शिक्षा विभाग की भर्ती की बात की जाए तो वो जिस तरह से सरकारों ने पानी फेरा है जो युवा थे उनके ऊपर, उसी की वजह से इतनी लंबी लंबी वैकेंसियां बाकी हैं। सबसे ज्यादा बड़ी अगर भर्तियां निकलती हैं तो शिक्षा विभाग में ही निकलती है, और यही वजह है कि युवाओं की खास पसंद भी रहती है शिक्षा विभाग। सोचिए हम किस देश में जी रहे हैं, किस प्रदेश में जी रहे हैं जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए जो परीक्षा ली जाती है उसमें सवाल ही गलत पूछे जाते हैं। यानी अगर सवाल सही पूछ लिया गया तो उसका जवाब गलत रखा गया। तो बेहद मुश्किल इस व्यवस्था को सुधार पाना, लेकिन उम्मीद जरूर है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मंजीत, ठीक है। अमित, मुझे एक एक पॉइंट करके बताइए। नासिर उबैदुल्ला साहब बोल नहीं पाए थे, मैं अमित के ठीक बाद उनके पास आऊंगा, उनकी बात पूरी आप वो करेंगे, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अमित, मुझे एक एक पॉइंट करके बताइए कि कहां कमी है, और अगर सरकार ने ये कहा है, और अगर सरकार ने कहा कि 31,000 से ज्यादा भर्तियां भी हम कर रहे हैं, बाद में बाकी भी करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है? जी सर, ये जो इन्होंने 31,000 की जो लिस्ट बनाई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मूल चयन सूची बनाए। आपने जो 31,000 की लिस्ट बनाई है, ये किस आधार पे बनाई? आपने 1,36,000 में से 31,000 पर छांटे हैं, या पुरानी 67,000 जो पहले से ही विवादित थी, कोर्ट में उसका केस चल रहा है, आपने उसी में से छांटा है? तो पहली बात तो ये है कि आप अभी तक आपने जो विवाद चल रहा है मूल चयन सूची का, पहले आप मूल चयन सूची जारी करें। हमारी सरकार से लगातार यही मांग है कि आप मूल चयन सूची जो है वो शैक्षिक गुणांक तथा वर्गवार जारी करें। उसके बाद फिर आप 31,000 पदों पे करें, चाहे 37,000 पदों पे करें, किसी भी तरह करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये जब भी इनसे बात की जाती है तो ये कह देते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की है। आपने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 37,000 पदों को हम रिजर्व करके आप 31,000 पे भर्ती करिए, तो इन्होंने मॉडिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया था कि हमें 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने का आदेश दिया जाए। हमारे पास 55,000 पद बचे हुए हैं। हम जो है अगर 69 सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आएगा, ठीक है, चाहे शिक्षा मित्रों के फेवर में आए चाहे किसी के फेवर में आए, अगर जो बच्चे पास होंगे तो हम उनको जो 55,000 पद मेरे पास रखे हुए हैं उन पे भर्ती कर लेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं, मुझे 69,000 पे ही भर्ती करना है। जब
अब इसके बाद क्या हुआ है, जब सर वहां से आदेश सुरक्षित हो गया है, इसके बावजूद कल आदेश सुनाया जाएगा, लेकिन इनको पता नहीं क्यों जल्दी पड़ी है कि ये भर्ती कर लेना चाहते हैं। ठीक, और इन्होंने ये जो 31,000 की सूची बनाई है, इसमें ना तो शैक्षिक गुणांक जारी किया है, ना वर्ग जारी किया है, किस आधार पे बनाई है, इनके बेसिक शिक्षा से सचिव से पूछो आपने किस आधार पे बनाई है। लेकिन अमित, अमित मुझे एक बात बताइए, अमित मुझे एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है, अमित सरकार ये कह रही है कि 1 से 14,500 तक यूआर चयनित हैं, बाकी बीच के लोगों को छोड़कर फिर कैटेगरी के लोगों का चयन किया गया है, इसलिए कुछ जनपदों में सीटें ज्यादा भर गई हैं और कुछ में कम है। मैं इनसे ये पहली बात तो ये है सर, 22,000 पे आज भी ये मूल चयन सूची जो सूची आई है, इसमें 22,000 पे भी आज भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति सिलेक्ट है। अब 15,000 के बाद में जनरल कैटेगरी व्यक्ति कैसे सिलेक्ट हो गया? ओके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब पिछड़ा वर्ग आयोग का 7 जुलाई से स्टेज चल रहा है सर, तो आपने किस आधार ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो ऐसा जिसमें पिछड़ा वर्ग आयोग ने अगर ये कह दिया हो कि आप भर्ती कर लीजिए, तो आप वो दिखाइए हमें। अगर नहीं है आपके पास में, तो आप पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़ा वर्ग आयोग को नहीं मानते हैं क्या? ठीक है, ओके, अगर आप नहीं मानते हो तो इस संस्था उबैदुल्लाह नासिर साहब, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप बात पूरी करिए, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। मैं भाई साहब यही कह रहा था कि भाई आप हर बार पिछली सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। 4 साल से आपकी सरकार है, आप इतना छोटा सा मसला हल नहीं कर सके। आपकी इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी बड़ी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, इतनी बड़ी आपके पास सब कुछ है, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप बच्चों को रिजर्वेशन के हिसाब से उनके रिजर्वेशन के, उनकी मूल सूचकांक के, इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करके अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन चूंकि आपकी नीयत में खोट है, आप सिर्फ लफाजी करना चाहते हैं, आप सिर्फ बयानबाजी करके आप सरकार को चलाना चाहते हैं। लफाजी और बयानबाजी सरकार नहीं चलेगी। सिंसियर होइए, ब्लेम गेम खत्म कीजिए, इन बच्चों को जॉब दीजिए, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जितनी बातें हैं वो सब कीजिए। ये सब आप कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ लफाजी करके कि हम ये तब हुआ था। अब बताइए भला, अभी अशोक पांडे जी ने कहा शाहबानो नहीं माना, अब बताइए 50 साल पुरानी बात, शाहबानो का इस आज के मामले से क्या ताल्लुक है? लेकिन इनके मुंह में जो आता है वो बोल देते, कोई मतलब ही मुद्दा नहीं है। आप बहस करने आए, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है आपके पास, लफाजी करते। ओके सर, यही हाल इनके अधिकारियों का। ठीक है, अमित एक मिनट, और भी लोग हैं, अमित और भी लोग हैं, नहीं इसीलिए उदाहरण दिया मैंने। ओके, अनुराग भदौरिया जी मुझे एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि हम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहते हैं। अब वो क्या तथ्य हैं, कैसे हैं, उनको कम से कम क्लियरिफाई करना चाहिए सरकार को, जो वो शायद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आगे करें, भरोसा रखना चाहिए आपको। वो देखिए, बिल्कुल 3.5 साल हो गए, मैंने कहा ना 1.25 साल बचे हैं। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश को ठगा है। कौन सी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने की है? लगातार उन्होंने, अगर हम दूसरा एंगल भी देख लें, भर्ती तो खैर कर ही नहीं पाए, भर्ती के नाम पे ये घोटाले तो जरूर होते रहे। अगर उसको ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हो तो बताएं क्या क्या घोटाले किए इन्होंने, बताइए अशोक पांडे साहब। ट्रांसपेरेंसी के नाम नहीं बताइए, ये कहते बताइए, जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया का। लेके आए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट? अनुराग भदौरिया का जवाब दीजिए आप। देखिए, पहली बात बता दें कि हमने, अनुराग जी, हमने 4 लाख लोगों को नौकरी, युवाओं को नौकरी दी है। 4 लाख लोग हमने उत्तर प्रदेश में कृषि संकल्पित हम है कि यूपी में नौजवानों हर हाथ को हम काम देंगे। दुर्भाग्य है कि आपको हर चीज में खोट लगता है, हर चीज में वोट का खोट लगता है, जबकि अगर आपकी पूर्ववर्ती आपको देखा जाए तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार का दूसरा नाम समाजवादी पार्टी है। आपको बात करते हुए, ये वो सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ लफाजी करती है, झूठ बोलती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करती है। 2 बार हमने किया। व्यापारी उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने को तैयार है ताकि नौजवानों को काम मिलेगा। ये लोग बस चैनलों पर इन्होंने बोला था सरकार को बदनाम करने के लिए नौजवानों के रोजगार के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर, वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये बहस लंबी है और कल नजर हमारी सुप्रीम कोर्ट पर भी रहेगी। आखिर माननीय अदालत से क्या कुछ कहा जाता है, क्या टिप्पणी रहती है, क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।